गुड इवनिंग। आज की क्लास में आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। इसमें आज का हमारा टॉपिक है ड्रग्स जो होते हैं उनके नाम कैसे याद रखें, एडवर्स इफेक्ट कैसे याद रखें, उनके यूजेस कैसे याद रखें, ठीक है। यदि 1 घंटे की क्लास आज की अटेंड करते हो जिसमें कम से कम 50 चैप्टर फार्माकोलॉजी, फार्माकेमिस्ट्री, थेरापेटिक्स के कम से कम 50 चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे। कम से कम 400 प्लस ड्रग की आपको यूजेस, ठीक है। फिर उनके एडवर्स इफेक्ट जो कॉमन होता है और उनकी कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। तो पहले कुछ ट्रिक्स है उनको समझते हैं, फिर कुछ ट्रू फॉल्स, मैच द कॉलम, एमसीक्यूज देखेंगे तो जिससे आपको एक प्रॉपर, और ये मान के चलिए क्लास करने से ना स्क्रीन पे जो चीज़ें लिखी रहेगी उसके अलावा कुछ चीज़ें मैं आपको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यदि वो अच्छे से कर ली तो आपको 50 चैप्टर कम से कम छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में कुछ न कुछ तो एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो ही जाएगा, ठीक है। पूरा कोलॉजी, पूरा केमिस्ट्री इसमें रिवाइज होने वाला है, ठीक है। और कोई डाउट हो आपके तो मैसेज करना, मैं रिस्पॉन्स करता हूँ उसका, ठीक है। चलो, ड्रग के नाम कैसे याद रखे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अभी थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कि मेरे को बहुत कुछ आता है ड्रग के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले निमोनिक्स कुछ शॉर्टकट और बताऊंगा मैं, उसके अलावा सफिक्स प्रीफिक्स क्या होते हैं इसको समझना है, और बैकग्राउंड में जो चीज़ें चलेगी उसको थोड़ा सा ध्यान रखना जिससे सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी उसमें। तो सफिक्स प्रीफिक्स कहते हैं किसको है, हिंदी में बोले तो अनुलग्न और पूर्व लग्न, ठीक है, ठीक है। अब ड्रग के नाम यदि याद रखना है तो आप क्या करो, सफिक्स और प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, ठीक है। किसी ड्रग के नाम के आगे क्या लगा है उससे हमको बहुत सारा आइडिया लग जाता है कि ये ड्रग क्या काम में आती होगी, इसकी कैटेगरी क्या है, इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ठीक है। और सफिक्स मतलब बाद में, ठीक है। तो यदि सफिक्स प्रीफिक्स थोड़े समझ में आता है तो एक तो सबसे पहले ड्रग की कैटेगरी समझ में आ जाएगी, ठीक है। कौन सी कैटेगरी, बीपी कम करने की दवाई है, ठीक है, एंटी डायबिटिक है, एंटीबायोटिक है, क्या है, तो कैटेगरी समझ में आती है। वहां से उसका मैकेनिज्म भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, मैकेनिज्म एक्शन, काम करने का तरीका क्या है। तीसरा कवर हो जाएगा वो क्या काम में आती है, ठीक है, यूजेस समझ में आ जाएंगे, और उसका एडवर्स ड्रग इफेक्ट क्या होगा, एडवर्स ड्रग रिएक्शन या साइड इफेक्ट क्या होंगे वो भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा सफिक्स प्रीफिक्स समझ में ले ले, ठीक है, तो काफी सारी ड्रग्स के आपको कैटेगरी, मैकेनिज्म एक्शन, उसके यूजेस, उसके एडवर्स इफेक्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। 4 चीजें कवर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड्स, तो सल्फा ना किसी भी ड्रग के आगे है ना, क्या बोले, प्रीफिक्स है, क्या है, प्रीफिक्स। किसी भी ड्रग के नाम के आगे क्या लग जाए, सल्फा, तो समझ जाओ क्या है, सल्फोनामाइड है, ठीक है, सल्फा लग गया। अब सल्फा मैंने एग्जांपल दिया, सल्फा डाइजीन, सल्फा डाइजीन, फिर आ जाएगा सल्फा सेलाजीन, सल्फा सेलाजीन, सल्फा डॉक्सिन, सल्फा डॉक्सिन हो गया, ठीक है, सल्फा डाइजीन। तो सल्फा 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 है ना, सल्फा सेलाजीन, सल्फा डाइजीन सल्फोनामाइड्स कैटेगरी में आते हैं ना। तो सल्फोनामाइड्स क्या होता है, तो सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। फर्स्ट सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल है, एंटी बैक्टीरियल एजेंट है, ठीक है, फर्स्ट सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट। कैसे काम करते हैं, डायहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज इनहिबिटर है, या इनको हम एंटी मेटाबोलाइट भी कहते हैं, एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, तो जो ऐसे दवाइयाँ, ऐसे ड्रग्स जो जरूरी मेटाबोलाइट बनने नहीं देती उसको हम एंटी मेटाबोलाइट बोलते हैं। अभी हम एंटी बैक्टीरियल की बात करें तो जो बैक्टीरिया की बॉडी है, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है, एक जरूरी मेटाबोलाइट होता है उसको बोलते हैं हम टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है ना, या फोलेट भी कहते हैं। अब ये बनता कैसा है, तो पाबा, पाबा से बनता है क्या, डीएचएफ, ठीक है, डायहाइड्रोफोलिक एसिड, इससे बनता है क्या, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड या फोलेट। टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड एसेंशियल मेटाबोलाइट होता है बैक्टीरियल सेल ग्रोथ के लिए, इससे बाद में फिर फर्दर न्यूक्लिक एसिड वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो ये बनना जरूरी है। अब इसके लिए 2 एंजाइम्स होते हैं, एक पहला एंजाइम यहाँ ले लो और दूसरा एंजाइम यहाँ ले लो। पहले एंजाइम का नाम हो गया क्या, डायहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज, डायहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज, ठीक है। तो इस एंजाइम को जाकर रख क्या करती है, इनहिबिट कर देती, कौन, सल्फोनामाइड। तो डायहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाएगा, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाएगा, और बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाएगी, क्या रुक जाएगी, ग्रोथ, ठीक है, समझना। अब सल्फोनामाइड के बारे में आपको जरूरी 5 चीजें फटाफट याद हो जाएगी। जितनी भी सल्फा ड्रग्स होती है, जैसे सल्फोनामाइड्स सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, सल्फोनामाइड्स कैटेगरी में बहुत सारी ड्रग आती है, जैसे उनके नाम के आगे है ना प्रीफिक्स की बात है, सल्फा लगा मिलेगा, ACUL FA भी मिलेगा और ACUL PHA मिले तो भी कंफ्यूज नहीं होना, एक ही बात है, ठीक है। तो सल्फा डाइजीन, सल्फा सेलाजीन, सल्फा डॉक्सिन, सल्फा एसिडामाइड, ठीक है। तो सल्फा सल्फा सल्फा, तो सारी जो है वो सल्फोनामाइड है।
अब उनका मैकेनिज्म याद हो गया, क्या है, एंटी मेटाबोलाइट है, तो एमओए याद हो गया। कैसे काम करने का तरीका क्या है, बोले डायहाइड्रोफोलेट सिंथेटेज को इनहिबिट करके बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देती है। ग्रोथ को रोक देती है तो एक चीज और याद हो गई, बैक्टीरिया स्टैटिक नेचर की होती है। क्या होती है, स्टैटिक। स्टैटिक मींस बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, ठीक है। फिर मैकेनिज्म, उसका एक्शन याद हो गया। अब बात करें यूज, तो बहुत सारी जो सल्फोनामाइड है वो एक तो यूटीआई में यूज होती है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसके अलावा सल्फासेलाजिन जो होता है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में यूज होता है, ठीक है। फिर बर्न के केस में सल्फा एसिटामाइड, ठीक है, और है ना सल्फा एसिटामाइड और सल्फा डाइजीन, सिल्वर सल्फा डाइजीन। बर्न के केस में सल्फा एसिटामाइड आग के इन्फेक्शन में यूज होता है, तो यूटीआई। फिर सल्फासेलाजिन कहाँ यूज हो रही है, अल्सरेटिव कोलाइटिस में। फिर बर्न के केस में सिल्वर सल्फा डाइजीन। इसके अलावा आकुलर इन्फेक्शन, आई में सल्फा एसिटामाइड। तो यूज याद हो गए। अब यदि साइड इफेक्ट की बात करें तो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है सल्फोनामाइड का, क्या होता है, क्रिस्टल यूरिया। क्रिस्टल, लास्ट में और समराइज कर दूंगा मैं, क्रिस्टल यूरिया। क्रिस्टल यूरिया का मतलब होता है एसिडिक पीएच पे प्रेसिपिटेट हो जाती है तो किडनी में क्या होते हैं, क्रिस्टल बनने लग जाते हैं, क्रिस्टल यूरिया। दूसरा होता है फोटो सेंसिटिविटी, फोटो सेंसिटिविटी या फोटो एलर्जी, ठीक है, लाइट से एलर्जी होगी 2, 4, 5% लोगों में, ठीक है। और तीसरा होता है एसजे सिंड्रोम, ठीक है, क्या याद रखना है, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम एग्जाम में पूछा जाता है। अब मैं बोलूं कि भाई सल्फा ड्रग, सल्फा डाइजीन का मैकेनिज्म क्या है, तो बोले एंटी मेटाबोलाइट है। सल्फा डॉक्सिन का क्या है, बोले एंटी मेटाबोलाइट, मलेरिया में भी यूज होती है, दूसरे ड्रग के साथ में मिलकर दिया जाता है, ठीक है। तो सल्फा 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 मैक्सिमम सल्फा ड्रग एंटी मेटाबोलाइट है। सल्फा ड्रग का साइड इफेक्ट क्रिस्टल यूरिया, फोटोसेंसिटिव, एसजे सिंड्रोम। सल्फोनामाइड स्टैटिक नेचर की होती है, सल्फोनामाइड जो एंटी मेटाबोलाइट, तो सल्फा लग गया तो आप देखो कोई भी सल्फा ड्रग होगी, इतने वर्ड्स कॉमन हो गए उसमें, तो सल्फामाइड के बारे में हमको जानकारी समझ में आई। एक वर्ड और आता है, थोड़ा और सुन लो, कोट्रिमॉक्साजोल, कोट्रिमॉक्साजोल, ठीक है, कॉम्बिनेशन होता है। मॉक्साजोल मतलब सल्फा मिथॉक्साजोल और ट्राई मतलब ट्राइमिथोप्रीम, तो कॉम्बिनेशन है ये ट्राइमिथोप्रीम और सल्फा मिथॉक्साजोल का। ऐसे सल्फोनामाइड जो होती है स्टैटिक नेचर की होती है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, बट दोनों कॉम्बिनेशन में दे दो तो बैक्टीरियाइडल एक्शन आ जाता है, बैक्टीरिया को मार डालती है। और एक सिनर्जिस्टिक एग्जांपल है क्या, कोट्रिमॉक्साजोल। कोट्रिमॉक्साजोल एक होता है क्लोट्रिमाजोल, क्लोट्रिमाजोल एंटीफंगल है। अब फिर वापस समझा रहा हूं, मैं थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा रहा हूं पर थोड़ी देर बाद समराइज करूंगा, सब याद हो जाएगा। मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन ड्रग के इनिशियल में आपको सल्फा मिल जाए तो एंटी मेटाबोलाइट है, डायहाइड्रोफोलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनने नहीं देगी, डायहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी। क्रिस्टल यूरिया, एसजे सिंड्रोम, फोटोसेंसिटिव, इनका एडवर्स इफेक्ट है, यूटीआई में यूज होती है। बर्न के केस में सिल्वर सल्फा डाइजीन, अल्सरेटिव कोलाइटिस में सल्फासेलाजीन, ठीक है, आंखों में सल्फा एसिटामाइड, यूजेज याद हो गए, ठीक है। अगला इसमें सिलीन, किसी भी ड्रग के लास्ट में क्या लग गया, सिलीन लग गया, ठीक है, जैसे अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, एजुलोसिलिन, पाइप्रासिलिन, डोक्सासिलिन, है ना, क्लोक्सासिलिन, नेफेसिलिन, मेथेसिलिन, सिलिन सिलिन सिलिन, तो सारी की सारी क्या है, पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन के अलग अलग टाइप है। पेनिसिलिन जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में बीटा लैक्टम रिंग होती है। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन भी आते हैं, सेफलोस्पिन भी आते हैं, मोनोबैक्टम भी आते हैं, कार्बापेनम भी आते हैं, पर ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कैसे काम करती है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने नहीं देती। जो बैक्टीरिया की आउटर लेयर होती है, ठीक है, उसमें पेप्टाइडोग्लाइकॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन। तो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की क्लास सिंकिंग को रोक देती है ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम को इनहिबिट करके। और अब सेल वॉल ही कमजोर हो गया तो सेल मेम्ब्रेन इतना प्रेशर सहन नहीं कर, सेल फट जाएगी, बैक्टीरिया मर जाएगा। मतलब ऊपर वाली स्टैटिक थी, ये सिडल नेचर की होती है, बैक्टीरिया सिडल नेचर की होती है। बहुत सारे एग्जांपल, पेनिसिलिन जी और पेनिसिलिन वी वो नैरो स्पेक्ट्रम होती है, बाद की मैक्सिमम क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ठीक है, एंटीबायोटिक है। और एलर्जी, क्या, हाइपर सेंसिटिविटी इसका मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट होता है। अब सब में नहीं, वापस वही 100 में 2-4% लोगों में, ठीक है। अब पेनिसिलिन, जिन ड्रग के लास्ट में सिलिन लग जाओ सब पेनिसिलिन, अमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन, कार्बेनिसिलिन, टिकारसिलिन, एजुलोसिलिन, पाइप्रासिलिन, है ना, कार्बेनिसिलिन, सिलिन सिलिन सिलिन। कैसे काम करती, बोले बैक्टीरिया की सेल वॉल बनने नहीं देती, ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम को इनहिबिट करके, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को इनहिबिट करके सेल वॉल को इनहिबिट करती है। सेल वॉल को इनहिबिट करेगी तो सिडल एक्शन दिखाएगी, तो बैक्टीरियाइडल नेचर की होती है। हाइपर सेंसिटिविटी इसका साइड इफेक्ट हो गया। अब जितनी भी सिलिन है सबका मैकेनिज्म सेम है, क्या, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी, पेनिसिलिन जी को छोड़ दो नैरो स्पेक्ट्रम है, पेनिसिलिन वी नैरो स्पेक्ट्रम है, बाद की मैक्सिमम अमोक्सिलिन, एम्पिसिलिन वगैरह ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो बहुत सारे इन्फेक्शन में यूज होती है, क्वीन ऑफ एंटीबायोटिक भी कहते हैं। तो पेनिसिलिन के बारे में। अब सेफोलोस्पोरिन्स,
ठीक है। सेफेलोस्पोरिन जो है वो पेनिसिलिन की बहन है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, पर इसमें 6 मेंबर रिंग होती है। पेनिसिलिन में जो होता है 5 मेंबर रिंग, साइड चेन में 5 मेंबर रिंग मिलेगी, इसमें ऐसा बीटा लैक्टम रिंग तो है ही, ठीक है। NH CO और R, ठीक है। यहाँ सल्फर 2 CH3, ठीक है। स्ट्रक्चर एक दिन और अलग से याद करा दूंगा। ये पेनिसिलिन का बेसिक में, पर बीटा लैक्टम इसमें भी। अब सेफेलोस्पोरिन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये साइड चेन जो होती है 6 मेंबर्ड हो जाती है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी ऐसी रिंग इसमें भी है, ठीक है। COOH यहाँ पर मिलेगा, फिर यहाँ पर वापस NH CO और R, मतलब बीटा लैक्टम रिंग इसमें भी है, बीटा लैक्टम इसमें भी, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक। अब जितने भी सेफेलोस्पोरिन है उनकी स्पेलिंग जो होती है वो CPH या CF से शुरू होती है, जैसे सेफालेक्सिन, सेफेपाइम, सेफेपेरोम, ठीक है। सिफेक्सिम, सेफेलोथीन, सेफेलोरिडीन, सेफेलो, कम से कम 25-50 प्रकार की सेफेलोस्पोरिन मिले। अब जितनी भी सेफेलोस्पोरिन है, अब बस वापस कॉपी कर दो, ये पेनिसिलिन की बहन है। तो ये भी क्या करती है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन सिंथेसिस को रोक, है ना, क्रॉस लिंकिंग को रोकती है, बैक्टीरियल नेचर की होती है। तो ये सेफेलोस्पोरिन हो गया। अब कंफ्यूज नहीं होना, जब भी ड्रग के नाम में सिलिन लग जाए मतलब पेनिसिलिन जैसी बातें करेंगे, और CPS-CF लग जाए तो वो सेफेलोस्पोरिन हो गया, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट याद होगी, काम करने का तरीका, नेचर समझ में, सिडल नेचर की होती है, ठीक है। अब पेनिसिलिन और जो जितने भी सेफेलोस्पोरिन होती है, इनके सबके साथ में हमको बीटा लैक्टम, इनके साथ में मतलब ड्रग के साथ में बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स देना पड़ता है। ये बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स जो होते हैं पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन या बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक को डिग्रेड होने से बचाते हैं। तो कौन सा इनहिबिटर देना पड़ता है, तो क्लेवलेनिक एसिड, ठीक है। इसके अलावा मतलब पोटेशियम क्लेवनेट, सल्बेक्टम, ठीक है, फिर टेजोबेक्टम, एविबेक्टम, ये सब बॉडीगार्ड होते हैं जो पेनिसिलिन को डिग्रेड होने के बचाते हैं। कुछ बैक्टीरिया थोड़े से बदमाश होते हैं, वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ये हमारे ड्रग को ही जाकर क्या कर देगा, तोड़ देगा। तो हमने इनहिबिटर्स ले लिया, इनहिबिटर्स आकर क्या करेगा, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा और ड्रग को डिग्रेड होने से बचा देगा। जैसे अमोक्सिसिलिन के साथ में क्या आता है, पोटेशियम क्लेवनेट आता है, क्लेवनिक एसिड, वो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर। चलो वापस मुद्दे के पॉइंट पे आओ, सफिक्स प्रीफिक्स से थोड़ा ड्रग के बारे में ट्रिक्स जोड़ना है ना। मैं बोल रहा हूँ यहाँ से पूरा सारा आपको सिलेबस एक बार पूरा रिवाइज होने लग जाएगा, बहुत मजेदार लेक्चर है। सल्फा मतलब सल्फोनामाइड, पापा DHF THF पे काम करेगा। सिलिन और CPS ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है, सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, हाइपर सेंसिटिव इनका एडवर्स इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट चले इसमें साइक्लिन लग जाए, डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। टेट्रासाइक्लिन होते हैं, मिनोसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोटेट्रासाइक्लिन, साइक्लिन। अब टेट्रासाइक्लिन है मतलब कितनी रिंग होगी, 4, 1 2 3 4, भले स्ट्रक्चर नहीं याद हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा आपको, 4 रिंग है, इसलिए टेट्रासाइक्लिन नाम दे। और बाद में बहुत सारे OH वगैरह यहाँ पर CH3 से जुड़ा मिलेगा और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है। तो 4 रिंग होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, टेट्रासाइक्लिन बोलते हैं। अब टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन बनने नहीं देते। 2 प्रकार की राइबोसोमल सब यूनिट होती है, एक होती है 50S और दूसरा कौन सी होती है, 30S। तो 30S राइबोसोमल सब यूनिट से जाकर टेट्रासाइक्लिन जुड़ जाता है और प्रोटीन बनने नहीं देगा, तो बैक्टीरिया को सर्वाइव करने नहीं देगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा। अब जितने भी टेट्रासाइक्लिन है, एक तो उनका नेचर समझ में आ गया कि प्रोटीन इनहिबिटर है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट से जाकर प्रोटीन बनने नहीं, मैकेनिज्म याद हो गया, ठीक है। अब बात करें टेट्रासाइक्लिन जितनी भी होती है, इनको कभी भी मिल्क या एंटासिड्स के साथ में नहीं लेना चाहिए, इनऑर्गेनिक एंटासिड के साथ में नहीं लेते, क्योंकि मिल्क और इनऑर्गेनिक एंटासिड में क्या मिलता है हमको, कैल्शियम, ठीक है, एल्यूमिनियम, ठीक है, या मैग्नीशियम होता है एंटासाइड में। इनके साथ में टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो जुड़कर इनसॉल्युबल चिलेट बना लेगा और टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये एग्जाम पूछते हैं, व्हाई टेट्रासाइक्लिन नॉट गिवन विद मिल्क के साथ क्यों नहीं देना चाहिए, टेट्रासाइक्लिन के साथ क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, उसका असर कम हो जाएगा। दूसरा, टेट्रासाइक्लिन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए और 8 साल से छोटे बच्चों को भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनमें बोन और टीथ के डिफेक्ट आ जाएंगे। प्रेगनेंसी में दोगे टेराटोजेनिक है, जब बच्चे का जन्म होगा टीथ और बोन में डिफेक्ट, क्योंकि ये कैल्शियम के साथ में चिलेट बनाती है। तो टेट्रासाइक्लिन के बारे में समझ में आ गया क्या, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है ना, एंटीबायोटिक के ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पे असर करती है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट से जुड़ती है, प्रोटीन बनने नहीं देती, ठीक है। कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनसे इनसॉल्युबल चिलेट वगैरह सॉल्युबिलिटी कम हो जाए, तो मिल्क और एंटासिड नहीं देना, प्रेगनेंसी में नहीं देना चाहिए, ठीक है।
और मलेरिया और बहुत सारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, तो दूसरे बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में भी यूज होती है। ठीक है, तो साइक्लिन वर्ड याद रखना, जिसमें भी डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोटेट्रासाइक्लिन, सारे का मैकेनिज्म सेम लिखना है। फिर आता है मिसिन या माइसिन लग जाए किसी में, जनरली ये एंटीबायोटिक होती है। क्या है? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में भी कौन सी? अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, अमाइनो शुगर और अमाइनो साइटिलॉल होता है इसमें। कैसे काम करती है? तो 30S राइबोसोमल सब यूनिट, सिमिलर तरीका है, ये भी 30S राइबोसोमल सब यूनिट से जाती है और प्रोटीन बनने नहीं देती और मिस रीडिंग करवाती है। मिस रीडिंग कराने के कारण क्या था? डिफेक्टिव प्रोटीन बनते हैं, जिसके कारण एक तो प्रोटीन बन नहीं रहा है, बन रहा तो गलत बन रहा है, तो सेल मेम्ब्रेन में क्या होगी? गड़बड़ हो जाएगी और बैक्टीरिया जो होगा मर जाएगा। ठीक है, मर जाए, सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी को डिस्टर्ब कर देगी तो मर जाएगा। मतलब कैसा असर दिखाएगी ये? बैक्टीरियासिडल नेचर की होती है। दूसरा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे असर करती है, मतलब नैरो स्पेक्ट्रम होती है ना, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है जो ज्यादा टाइप के बैक्टीरिया पे असर दिखाती है। नैरो स्पेक्ट्रम है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे असर दिखाती है, बैक्टीरियासिडल नेचर की होती है। ठीक है, कौन? अमाइनो ग्लाइकोसाइड। अब इनका साइड इफेक्ट क्या होता है? तो नैनो, साइड इफेक्ट क्या है इसका? नैनो। नैनो का फुल फॉर्म याद कर लो। ठीक है, नैनो मतलब नेफ्रोटॉक्सिटी, ए फॉर एलर्जी, दूसरा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, और ओ फॉर ऑटोटॉक्सिटी। तो ऑटोटॉक्सिक मतलब कान खराब करेगी। ठीक है, तो ऑटोटॉक्सिटी और नेफ्रोटॉक्सिटी मतलब किडनी खराब करेगी। तो ऑटोटॉक्सिक, नेफ्रोटॉक्सिक, एलर्जी और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज, ये इसके एडवर्स इफेक्ट। अब जितने भी मिसिन माइसिन है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामिसिन, अमिकासिन, टोब्रामाइसिन, जेंटामिसिन, ये सब है ना, अमिकासिन वगैरह हो गया। मिसिन माइसिन वाली दवाएं अमाइनो ग्लाइकोसाइड कहते हैं। अमाइनो ग्लाइकोसाइड नैरो स्पेक्ट्रम है, बैक्टीरियासिडल नेचर की होती है, 30S राइबोसोमल सब यूनिट से जाकर जुड़ती है, प्रोटीन बनने नहीं देती। नैनो इनका साइड इफेक्ट हो गया। अब बहुत सारे अमाइनो ग्लाइकोसाइड के बारे में पता चल गया। ठीक, अब यहाँ पर यह थ्रोमाइसिन है, मतलब माइसिन तो यहाँ पर भी, पर पीछे क्या लगा है? थ्रो लगा है साथ में। तो इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन है ना, थ्रोमाइसिन वाले सुना, इरिथ्रो, एजिथ्रो सबने खाया होगा, एजिथ्रोमाइसिन। ठीक है, क्लेरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, थ्रोमाइसिन, थ्रो, और थ्रो में इसका पकड़ लो क्या? क्रो। तो मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, मैक्रोलाइड का मतलब होता है एक इनके स्ट्रक्चर में एक बड़ा सा रिंग होता है, लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग होती है, साथ में दो स्क्लेडिनोस और डायडोस मतलब दो शुगर भी जुड़ी रहती है। तो लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मैक्रोलाइड। बड़ा सा रिंग है इसलिए मैक्रोलाइड, लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग होती है मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। मैक्रो, तो इसका क्रो याद रखो, इसका थ्रो याद कर लो। तो एजिथ्रो, इरिथ्रो, रोक्सिथ्रो, क्लेरिथ्रो, ये सारी मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। अब बड़ा है तो बड़ी जगह जाके जुड़ेगा, कहाँ जगह जाके जुड़ेगा? ये 50S राइबोसोमल सब यूनिट, एक हो गया 50S और दूसरा हो गया 30S। तो कहाँ जुड़ती है ड्रग? 50S राइबोसोमल सब यूनिट से जाके जुड़ती है, प्रोटीन बनने नहीं देती। ठीक है, तो मैं और आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, खास करके अपर आरटीआई के लिए बहुत अच्छी होती। तो यदि हमको फेफड़े में इनमें कुछ इन्फेक्शन होता तो हम क्या खाते हैं? या तो अमोक्सिलिन खाते हैं, नहीं तो एजिथ्रोमाइसिन खाते हैं। और आगे जाए तो फिर ऑक्सीथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, वो भी अच्छी दवाइयाँ है। ठीक है, तो साइक्लिन लग जाए मतलब टेट्रासाइक्लिन, सारी डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, ऑक्सीडेट, क्लोटेट्रासाइक्लिन। मिसिन माइसिन हो तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या हो गई? ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड। नैनो इसका साइड इफेक्ट होगा, 30S राइबोसोमल से जुड़ेगा, 50 है ना, प्रोटीन बने नहीं देगा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे असर करते, पॉजिटिव पे असर नहीं करते। और नैनो इसका साइड इफेक्ट। फिर थ्रोमाइसिन, थ्रो थ्रो थ्रो, एजिथ्रो, इरिथ्रो, रोक्सिथ्रो, क्लेरिथ्रो, ये सारी क्या है? मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। मैक्रो मतलब लार्ज इलेक्ट्रॉन रिंग होती है उसके स्ट्रक्चर में, इसलिए मैक्रोलाइड बोल दिया। और बड़ा है तो बड़ी जगह जाके जुड़ेगा, ऐसे याद कर लो, 50S राइबोसोमल सब यूनिट से जाके जुड़ता है, प्रोटीन बनने नहीं देता। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें फ्लक्सासिन, फ्लक्सा। ठीक है, कौन कौन से फ्लक्सासिन? सिप्रोफ्लक्सासिन, अफ्लक्सासिन या लियोफ्लक्सासिन, गाटीफ्लक्सासिन, नारफ्लक्सासिन, मॉक्सीफ्लक्सासिन। मॉक्सीफ्लक्सासिन आई ड्रॉप सुने ना, सिप्रो और मॉक्सी के खास करके आई फ्लू में शायद आपने सुना होगा। तो फ्लक्सासिन लग गया। कौन कौन से बोले मैंने? इनको प्रोनाउंस करना है, नारफ्लक्सासिन, गाटीफ्लक्सासिन, अफ्लक्सासिन, ठीक है, सिप्रोफ्लक्सासिन। ठीक है, ये सारे सारे फ्लक्सासिन जितने भी है, तो एफ में क्या रखना? फ्लोरोक्यूनोलोन से, फ्लोरोक्यूनोलोन। अब क्यूनोलोन किसको बोलते हैं? तो दो बेंजीन रिंग, इसमें एक नाइट्रोजन, तो ये तो हो गया क्यूनोलोन, मतलब क्यूनोलिन। और इसमें क्या कर दिया? ऑक्सीजन है तो क्या बन गया? फ्लोरोक्यूनोलोन। साथ में C मिलेगा और यहाँ पर फ्लोरीन मिलेगा, और यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूशन होता है यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब क्यूनोलोन न्यूक्लियस है, साथ में फ्लोरीन भी, इसलिए क्या नाम लिख दिया? फ्लोरोक्यूनोलोन। तो फ्लोरोक्यूनोलोन और फ्लक्सासिन वर्ड याद रखना, फ्लक्सा फ्लोरोक्यूनोलोन।
क्या करते हैं बोले डीएनए गायरेज एंड टोपोआइसोमरेज 4 ये एंजाइम्स होते हैं जो रेप्लिकेशन है ना ट्रांसक्रिप्शन इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन वगैरह क्या होता है, तो बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए, अब वापस डीएनए से डीएनए बनना है तो दोनों स्ट्रैंड अलग होंगे, ठीक है, फिर उससे 2 डीएनए बाद में आरएनए बनेगा। तो ये अलग होने के लिए एक एंजाइम लगता है, उसका नाम होता है डीएनए गायरेज और दूसरा होता है टोपोआइसोमरेज, ठीक है, तो अलग अलग फैमिली होती है टोपो की। तो डीएनए गायरेज है टोपोआइसोमरेज, ये एंजाइम जो होते हैं जो सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है उन्हें दोनों हेलिक्स को अलग करने के काम, दोनों स्ट्रैंड को अलग करने के काम में आते हैं। भाई धागा कहीं पर उलझ जाता है तो हम क्या करते हैं, जहां जाओ जहां काटा जोड़ा तो अलग अलग हो जाएंगे, अलग करने के काम में आते हैं ये एंजाइम। अब ड्रग जाकर क्या करेगी, एंजाइम को इनहिबिट कर देगी, तो ये दोनों स्ट्रैंड अलग नहीं हो पाएगी, तो फर्दर डीएनए आरएनए बनना बंद हो जाएगा। तो न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करती है डीएनए गायरेज या टोपोआइसोमरेज 4 या टोपोआइसोमरेज एंजाइम को इनहिबिट करके डीएनए रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन रिपेयर को इनहिबिट कर देती है, ठीक है। कौन, फ्लोरोक्विनोलोन। तो फ्लॉक्सासिन आपने सुने होंगे, कहाँ फिर यूज होते हैं, किडनी के इन्फेक्शन में खाया ना सिप्रोफ्लॉक्सासिन, यूटीआई यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन। फिर टीबी की सेकंड लाइन ड्रग है, टीबी की सेकंड लाइन ड्रग है। फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी थी, रिप्स। फर्स्ट लाइन कौन सी थी, टीबी की, चलो याद आया तो उसको भी करते चलो, रिप्स RIPES रिप्स, ठीक है, ये टीबी के फर्स्ट लाइन ड्रग है। रिफाम्पिसिन, आइसोनिजाइड, पैराजाइड, इथाम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, ये 4 ओरली देते हैं, इसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के फॉर्म में देते थे, ये सेकंड लाइन ड्रग है। अब किसी भी ड्रग के लास्ट में क्या है, क्वीन, क्लोरोक्विन, पामाक्विन, पाइमाक्विन, पेंटाक्विन, क्वीन। तो क्वीन वाली दवाइयाँ क्या होती है, बोले मलेरिया के ट्रीटमेंट में आती है, एंटी मलेरियल ड्रग होती है। एंटी मलेरियल ड्रग कैसे काम करती है, तो ये इनहिबिट द कन्वर्जन ऑफ टॉक्सिक हीम टू हिमोजाइन। क्या होता है, मलेरिया का पैरासाइट कहाँ मल्टीप्लाई होता है ना, लाइफ साइकिल पढ़ा, जब कोई मच्छर काटता है तो सबसे पहले वो पैरासाइट जो होता है स्पोरोजाइट कहा जाता है लीवर में, लीवर से बाहर निकलता है तो आरबीसी मल्टीप्लाई होता है, फिर बाहर निकलता है, फिर फ्रेश आरबीसी, फिर आरबीसी, तो आरबीसी और लीवर में मल्टीप्लाई। अब आरबीसी मल्टीप्लाई होता है तो आरबीसी में क्या होता है, बोले हीमोग्लोबिन होता है। इस हीमोग्लोबिन को वो तोड़ के यूज कर लेता है और बढ़ता रहता है। अब हीमोग्लोबिन टूटेगा तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा ग्लोबिन मतलब प्रोटीन, और दूसरा क्या बनेगा, आयरन। ये आयरन जो होता है ये उस पैरासाइट के लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है। तो वो क्या करता है, इस आयरन को नॉन टॉक्सिक काय में कन्वर्ट कर लेता है, वो हीमोजाइन में, हीम को काय में कन्वर्ट कर लेगा, वो हीमोजाइन में अपने आप को बचा लेता है। तो ड्रग जाकर क्या करती है, टॉक्सिक हीम को हीमोजाइन में कन्वर्ट होने से रोक देती है। ये टॉक्सिक हीम क्या करेगा, उसको ग्रोथ को रोक देगा, उसको बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तो क्वीन लग जाए मतलब एंटी मलेरियल ड्रग है, हीम से हीमोजाइन बनने में मलेरिया के ट्रीटमेंट। तो पामाक्विन, प्राइमाक्विन, पेंटाक्विन, क्लोरोक्विन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, अमोडिया क्विन। उधर फ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, अफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, गाटिफ्लॉक्सासिन, मोक्सीफ्लॉक्सासिन। डीएनए गायरेज इनहिबिटर है, सिंथेटिक है, क्या है, सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, फ्लोरोक्विनोलोन। एफ का यहाँ पर एफ याद रखना, फ्लोरोक्विनोलोन से। अब कीटेकोनाजोल, इट्रेकोनाजोल है ना, ये तो सुने हैं ना, फ्लूकोनाजोल क्या है, एंटी फंगल है। कैसे काम करती है, तो एर्गोस्टेरॉल सिंथेसिस को रोकती है। एर्गोस्टेरॉल जो फंजाई होता है, ठीक है, उसकी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है एर्गोस्टेरॉल। उसकी सेल मेम्ब्रेन में क्या पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है एर्गोस्टेरॉल एक लिपिड होता है। अब ये एर्गोस्टेरॉल एक बड़ी सी प्रोसेस से थ्रू बनता है, पहले स्क्वेलिन से बनता है, स्क्वेलिन इपॉक्साइड जो बोल रहा है उस पर ध्यान देना कि टॉपिक बहुत बड़ा है, इससे बनता है एर्गोस्टेरॉल। अब यहाँ पर एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम होता है 14 अल्फा डी मिथाइलेज, 14 अल्फा डी मिथाइलेज। जिसने पहले लेक्चर सुने उसको फटाफट याद आ रहा होगा। तो ये जो एजोल्स होते हैं है ना, कीटोकोनाजोल, इट्रेकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल ना, ये क्या करते हैं, क्लोट्रिमाजोल, ये 14 अल्फा डी मिथाइलेज से जाकर ड्रग जुड़ जाती है और फिर एर्गोस्टेरॉल बनने नहीं देती, सेल मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो कोनाजोल, एजोल एंटी फंगल ड्रग है। फिर अल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, फ्लूबेंडाजोल क्या है, एंथेल्मेटिक्स है। पेट के अंदर या वर्म्स जो होते हैं ना, कीड़े पड़ जाए उनको मारने का काम, वर्मी का इन्फेक्शन में अलग अलग प्रकार का होता है। तो ये जो अल्बेंडाजोल, फ्लूबेंडाजोल है ना, ये मेबेंडाजोल, ये जो होती है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल ड्रग है। फिर मेट्रोनिडाजोल, निडाजोल एंटी अमेबिक ड्रग है, क्या है, एंटी अमेबिक ड्रग। अमीबा क्या होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिका का एक इन्फेक्शन होता है, उसको हम अमेबेसिस बोलते हैं, अमेबिक डिसेंट्री, ठीक, अमेबिक
डिसेंट्री, अब उसमें क्या होता है, आंतों में जब एंटीमा हिस्टोलिका का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो ये हमारी कोलोनिक म्यूकोजा के अंदर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, और डिसेंट्री मतलब दस्त लग जाते हैं, ठीक है, डायरिया होता है इसमें। यहां से ये लीवर में भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ध्यान से सुनना, कौन, एंट अमीबा हिस्टोलिका, एंट अमीबा हिस्टोलिका का इन्फेक्शन हो गया, इसको अमीबेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो उसके ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज करते हैं वो है मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल फ्लेजिल करके भी प्रोडक्ट आता है मार्केट में, मेट्रोनिडाजोल। अब मेट्रोनिडाजोल, निडाजोल वर्ड लग गया, क्या, निडाजोल, तो निडाजोल से 4 निडाजोल याद कर लो, कौन से, एमओएसटी, कौन सा, एमओएसटी, मोस्ट टिनिडाजोल, मोस्ट टिनिडाजोल, तो एम फॉर मेट्रोनिडाजोल, ओ फॉर अनिडाजोल, सिक्निडाजोल, टिनिडाजोल, तो सब में क्या लग रहा है, टिनिडाजोल, निडाजोल, निडाजोल लग रहा है ना, कौन सा, सफिक्स, ठीक है। तो मोस्ट टिनिडाजोल, एमओएसटी वर्ड, जैसे रिप से याद करें ऐसे एमओएसटी याद करो, मोस्ट टिनिडाजोल, तो मेट्रोनिडाजोल, अनिडाजोल, सिक्निडाजोल, टिनिडाजोल, ये सारे क्या है, नाइट्रोइमिडाजोल डेरिवेटिव है, ठीक है। क्या काम में आता है, तो एंटीअमेबिक है, एंट अमीबा हिस्टोलिका का जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, और ये जो है ये दोनों जगह टिश्यू अमीबोसाइट है, आंतों के मतलब आंतों के एंट अमीबा हिस्टोलिका को भी मारेगा और लीवर वाले को भी मारेगा, दोनों जगह असर करता है, ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक है कि मेटेलिक टेस्ट, और तीसरी चीज इसमें याद रखना है कि इनको अल्कोहल के साथ में नहीं लेते, डाइसल्फायरम लाइक रिएक्शन दिखाते, क्या, डाइसल्फायरम, अब डाइसल्फायरम उधर आगे समझाऊंगा मैं। फिर वीर, एसाइक्लोवीर, अब एक वीर तो आपने सुना ही है, कौन सा, रेमडेसिविर, ठीक है, वीर, एसाइक्लोवीर, जेनसाइक्लोवीर, रेमडेसिविर, फेविपाइरावीर, वीर 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 वीर, फिर इसका अमेंटाडिन, इमेंटाडिन, जिडोउडिन, स्टाउडिन, तो वीर, उडिन, टाडिन, इस टाइप के वर्ड किसी ड्रग क्लास में लग रहा है तो क्या है वो, एंटीवायरल है, वायरल इन्फेक्शन में काम में आती है, ठीक है। क्या पढ़ रहा है अभी, सफिक्स प्रीफिक्स, ड्रग के नाम के आगे, ड्रग के नाम के लास्ट में क्या लगा रहता है, उससे हम ड्रग का एडवर्स इफेक्ट, उसकी कैटेगरी, उसके यूज, उसके मैकेनिज्म को थोड़ा सा याद रख सकते हैं। जैसे शॉर्टकट थोड़ी सी ट्रिक्स रखो, जिसमें मैं बोल रहा हूँ आपको कम से कम 50 चैप्टर अभी धीरे धीरे कवर होंगे, ठीक है, फिर वापस एक बार और इसको रिपीट कराऊंगा तो आपको कवर हो जाएगा, ठीक है। अब आजा फ्लूरेन, इनफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, फ्लूरेन कहाँ पड़े, जनरल एनास्थेटिक में, जनरल एनास्थेटिक को 2 कैटेगरी में बांट दिया था, कौन सा है, एक तो हो गए इनहेलेंट्स, इनहेलेंट्स, और दूसरा क्या था, इंजेक्टेबल, ठीक है। इनहेलेंट्स की 2 कैटेगरी थी, गैस और ओलेटाइल लिक्विड, ओलेटाइल लिक्विड, तो ओलेटाइल लिक्विड के अंदर क्या पड़ा था, इनफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, फ्लूरेन वर्ड आ जाए मतलब क्या, जनरल एनास्थेटिक ओलेटाइल लिक्विड होता है, इनहेल कराया जाता है। फिर आ जाए जिपाम, पाम या लम, पाम या लम, है ना, पीएम है ना, या फिर जिपाम और झोलम याद कर लो, ठीक है। तो डाइजिपाम है ना, क्लोनाजिपाम, नाइट्राजिपाम, अल्प्राजोलम, मिडाजोलम, तो झोलम या जिपाम लग जाए मतलब क्या है वो, बेंजोडाइजापिन से बेंजोडाइएजापिन, तो बेंजीन रिंग, एक रिंग और उसमें क्या हो गए 2 नाइट्रोजन, इसलिए क्या नाम रख दिया उसको, बेंजोडाइजापिन। बेंजोडाइजापिन बहुत सारे काम में आते हैं, एक तो सेडेटिव, हिप्नोटिक्स मतलब नशे की दवाई है, नींद की दवाई है, एंटी कन्वल्जेंट में मतलब एपिलेप्सी में, कन्वल्सिव डिसऑर्डर में भी यूज करते हैं। इनका ड्रॉबैक, इनकी लत लग जाती है, फिर स्लीप डिस्टर्बेंस वगैरह, एडिक्शन भी होता है लोगों को, ठीक है, तो बेंजोडाइजापिन। फिर बात करें बारबा, फिनोबार्बिटोन, इसके अलावा ब्यूटाबार्बिटोन, ब्यूटा बार्बिटोन, ठीक है, पेंटाबार्बिटोन, थायोपेंटोन, ठीक है, तो बारबा बारबा बारबा, ये बार्बिचुरेट्स होते हैं, बार्बिचुरिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, सेडेटिव, हिप्नोटिक्स, एंटी कन्वल्जेंट, बहुत सारे प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में भी इनको यूज करते हैं, ठीक है। ड्रॉबैक क्या है, तो स्लीप डिस्टर्बेंस, लत लग जाती है इनकी भी, छोड़ोगे तो फिर नींद नहीं आएगी, ठीक है, तो स्लीप डिस्टर्बेंस कॉज करता है ये। नशीले पदार्थ होते हैं और ज्यादा डोज में ले लो तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी काज करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इसमें क्लोरप्रोमाजिन, प्रोमाजिन, ट्राइफ्लूप्रोमाजिन, ये क्या एंटीसाइकोटिक है, एंटीसाइकोटिक मतलब साइकोटिक, साइकोसिस है ना, साइकेट्रिक डिसऑर्डर में यूज होते हैं। और साइकोसिस में क्या होता है, कल भी बताया था मैंने, डोपामिनर्जिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती थी। ये कैसे काम करते हैं, बोले D2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, क्या करते हैं, जब हमारे ब्रेन में डोपामिन ज्यादा काम करे, ये डोपामिन ज्यादा है और जाकर कहीं ना कहीं सिग्नलिंग है किसी नर्व सेल से बार बार जुड़ रहा है, परेशान कर रहा है हमको, ठीक है, तो उसको साइकोसिस कहते हैं। तो ये हो गया डोपामिन। अब डोपामिन किसी रिसेप्टर पे जाके जुड़ता है तो वहां कौन बैठ जाएगा, ड्रग जाकर बैठ जाएगी
और डोपामिन को वहां पर काम करने नहीं देगी। तो जितने भी मैक्सिमम एंटीसाइकोटिक एजेंट जो होते हैं वो क्या है, D2 रिसेप्टर ब्लॉकर है ना, या D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। D2 रिसेप्टर पर डोपामिन को काम करने नहीं देती, ठीक है। और एंटीसाइकोटिक ड्रग ज्यादा लेने से पार्किंसन हो सकता है, क्योंकि पार्किंसोनिज्म में डोपामिन एनर्जी की एक्टिविटी कम हो जाती है, ठीक है। तो पार्किंसन ना जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है उससे भी मतलब ये डोपामिन के काम को रोक रही है। जिन बच्चों ने पुरानी क्लास उनको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो पार्किंसोनिज्म में क्या होता है, डोपामिन एक्टिविटी कम हो गई, ये क्या करते हैं, डोपामिन के काम को रोक रहे हैं, तो डोपामिन एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो उसके कारण पार्किंसोनिज्म भी हो सकता है। फिर आज स्टिग्माइन, फाइसोस्टिग्माइन, पायरिडोस्टिग्माइन, नियोस्टिग्माइन कहाँ पड़े ये, रिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ एसिटाइल कोलिनेस्टरेज या कोलिनेस्टरेज। चलो वापस कोलिनोमाइमेटिक ड्रग पढ़ी थी हमने। देखो क्या होता है, ये नर्वस सेल है मान लो, ठीक है। इसमें एसिटाइल कोलिन बना, एसिटाइल कोलिन मतलब ACH, कैसे बना ये, कोलिन प्लस एसिटाइल कोए, इनने मिलकर क्या बना, एसिटाइल कोलिन। ये एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ, फिर कहाँ जाके जुड़ेगा, या तो निकोटिनिक पर या फिर मस्कानिक रिसेप्टर पर। निकोटिनिक या मस्कानिक पे जाके जुड़ेगा और अपना असर दिखाएगा। अब हमको एसिटाइल कोलिन के काम को बढ़ाना है, या तो उसके रिलीज को बढ़ा दो, सिंथेसिस को बढ़ा दो, उसके जैसी ड्रग दे दो, या फिर उसका मेटाबॉलिज्म कम कर दो। ये जो एसिटाइल कोलिन होता है इसको एक एंजाइम क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है। उस एंजाइम का नाम क्या है, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, ठीक है। तो ड्रग्स जाकर क्या करती है, इस एंजाइम को जाकर इनहिबिट कर देती है, इसको पकड़ लिया, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन का टूटना बंद हो गया, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ गया, कोलिनर्जिक एक्टिविटी बढ़ गई, ठीक है। तो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स बोलते हैं, ठीक है। तो एसिटाइल कोलिन टूटता है तो क्या बनता है उससे, कोलिन प्लस एसिटिक एसिड बनता है, कोलिन वापस रीअपटेक हो जाता है। अब ड्रग ने जाकर क्या कर दिया, कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट कर दिया, एसिटाइल कोलिन का टूटना बंद, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ गया, इसको बोलते हैं कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर। अब कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर भी दो प्रकार के होते हैं। इस एंजाइम को जो थोड़ी देर के लिए पकड़े उसको बोलते हैं हम रिवर्सिबल इनहिबिटर, ये रिवर्सिबल है स्टिग्माइन वाले। और जो परमानेंट इनहिबिट कर दे उसको क्या बोलते हैं हम, इरिवर्सिबल। जैसे ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड वो अच्छे नहीं है, टॉक्सिन्स है ना, मेलाथियन, पेराथियन वगैरह, तो जिनके नाम में क्या लग जाए स्टिग्माइन, वो सारे के सारे क्या हैं, रिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिट। टेम्पररी कुछ समय के लिए कोलिनेस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा देते हैं। और एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ा रहे हैं तो क्या बोलेंगे उसको हम, पैरासिम्पेथोमाइमेटिक्स या कोलिनोमाइमेटिक्स। माइमेटिक मतलब बढ़ाना और लाइटिक मतलब घटाना, ठीक है। तो ये कोलिनर्जिक ड्रग के अंदर आएगा, ठीक है। चलो अगला इसमें ओलोल, ओल नोलोल, कौन सा, एटेनालोल, ठीक है। फिर मेटाप्रोलोल, फिर प्रोप्रानोलोल, प्रोप्रानोलोल, ओलोल, टीमोलोल, ओलोल, 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 ओलोल लग गया किसी ड्रग के लास्ट में, तो सारे के सारे क्या है, बीटा ब्लॉकर है। अब बीटा ब्लॉकर क्या होते हैं, बीटा 1 बीटा 2 अलग अलग टाइप के रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। बीटा 1 रिसेप्टर क्या होता है, हार्ट की मसल्स के अंदर कौन सा मिलेगा आपको, सेल्स के अंदर बीटा 1, और लंग्स के अंदर कौन सा मिलेगा, बीटा 2, ठीक है। अब ड्रग जाकर क्या करती है, ये बीटा 1 या बीटा 2 पे ड्रग बैठ गई, कौन नहीं जुड़ पाएगा, एड्रेनालिन, ठीक है, और नॉर एड्रेनालिन आप जुड़ नहीं पाएंगे, उसके काम को रोक देगी। तो जो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करे उनको क्या बोलते हैं, बीटा ब्लॉकर, ठीक है। अब अलग अलग उधर टाइप्स पढ़ेंगे हम, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, सिलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर, सिलेक्टिव बीटा 2 ब्लॉकर, अलग अलग टाइप के ब्लॉकर होते हैं, पर ओल लग गया मतलब बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर एड्रेनालिन आर्जिनिन को बीटा 1 या बीटा 2 रिसेप्टर पे जुड़ने नहीं देगा, कुछ सिलेक्टिव कुछ नॉन सिलेक्टिव, अभी बीटा ब्लॉकर याद रखना, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर होते हैं। बीटा ब्लॉकर की जरूरत कब पड़ती है भाई, एड्रेनालिन आर्जिनिन यदि वहां पर जुड़ेंगे बीटा 1 पे तो क्या करेंगे, हार्ट रेट को बढ़ाएंगे, हार्ट के मसल्स के फोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन को बढ़ा देंगे। अब ड्रग जाकर बैठ गई वहां पर तो हार्ट रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हार्ट रेट कम करने की या फोर्स ऑफ कॉन्स्ट्रिक्शन कम करने की जरूरत हमको कब पड़ती है, एक सेकंड, वन मिनट, ठीक है। मैं वापस इसको रिज्यूम कर रहा हूं। हार्ट रेट कम करने की जरूरत कब पड़ती है हमको,
जब हाइपरटेंशन हो, ठीक है, कार्डियक अरेथमिया, एंजाइना पेक्टोरिस, इन सब में हमको इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। कार्डियक अरेथमिया, हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, इनमें सब में हमको हार्ट रेट को कम करने की जरूरत पड़ती है। तो उस केस में हम क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं। क्या देते हैं उसमें, बीटा ब्लॉकर। तो बीटा रिसेप्टर को जाकर क्या करती है, वो इनहिबिट कर देती है, ठीक है, बीटा ब्लॉकर। अब बीटा ब्लॉकर का ड्रॉबैक है, इनको सडनली विड्रॉ नहीं करना चाहिए। यदि आपने अचानक से इसको लेना क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। चलो, बीटा ब्लॉकर बीटा 1 रिसेप्टर पे जाकर जुड़ेगी। कहां पर जुड़ेगी, बीटा 1 पर, और एड्रेनालिन को जुड़ने नहीं देगी। यहाँ ड्रग बैठ गई। कौन बैठ गई, यहाँ पर ड्रग बैठ गई, ठीक है। अब ड्रग बैठ गई है तो सीधी सी बात है, एड्रेनालिन और नॉर्डिन वहां पर नहीं जुड़ पाएंगे, ठीक है। तो ये बीटा ब्लॉकर क्या करते हैं, ये बोले हार्ट रेट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। डिक्रीज हार्ट रेट फोर्स अप, क्या काम में आते हैं, बोले बीपी कम करने काम में, एंजाइना पेक्टोरिस में और कार्डियक अरेथमिया में यूज होते हैं, ठीक है। बीटा ब्लॉकर को यदि सडनली विड्रॉ करा तो जिस बीमारी के लिए आपका वो क्या होती है, वर्सनिंग ऑफ एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और तो इनको कभी भी सडनली विड्रॉ नहीं करना चाहिए, इनको स्लोली विड्रॉ करना चाहिए। क्या करना चाहिए, धीरे धीरे बॉडी से, मतलब डोज धीरे धीरे कम करते जाना। फिर आ जाओ डिपिन, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, फेलोडिपिन, डिपिन डिपिन डिपिन। डिपिन वाली जो दवाइयां वो सब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, सीसीबीएस, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। क्या करती है, ये भी हार्ट के मसल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी या मसल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को खास करके कम करती है। तो ब्लड वेसल्स भी डायलेट हो जाएगी और कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाता है, इससे कम हो जाता है। अब हमको ब्लड वेसल्स को डायलेट करने की और कार्डियक आउटपुट कम करने की जरूरत कब पड़ती है, बोले बीपी में। दूसरा, हार्ट के काम को भी कम करना एंजाइना पेक्टोरिस में और कार्डियक अरेथमिया में, ठीक है। तो डिपिन, एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, फेलोडिपिन। डिपिन है मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ओलोल है मतलब बीटा ब्लॉकर है। नेक्स्ट इसमें जोसिन, जोसिन जो है अल्फा ब्लॉकर है। क्या है, अल्फा ब्लॉकर। अल्फा रिसेप्टर हमको खास करके कहाँ मिलेंगे, अभी अल्फा 1 और अल्फा 2। तो अल्फा 1 कहाँ है, ब्लड वेसल्स में। कहाँ पर है, ब्लड वेसल्स की बात कर रहे हैं। यहाँ वापस यदि एड्रेनालिन या नॉर्डिन जाके जुड़ेगा तो वो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लड वेसल को सिकुड़ाते हैं। जबकि यहाँ पर किसको बिठा दिया हमने, ड्रग को बिठा दिया। अब ये जुड़ नहीं पाएंगे, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन की जगह क्या हो जाएगा, वेसो डायलेशन हो जाएगा, ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगी, तो हमारा बीपी क्या हो जाएगा, कम हो। तो प्राजोसिन, टेराजोसिन, डोक्साजोसिन, जोसिन 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 अल्फा ब्लॉकर, वो भी खास करके सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर, तो बीपी को कम करने के काम में आते हैं। जोसिन लग जाए अल्फा ब्लॉकर, डिपिन लग जाए मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ओरोलो लग जाए मतलब बीटा ब्लॉकर, सारी बीपी में भी काम में आती है। और जोसिन को छोड़ देते, बीपी में, एंजाइना में और एरिथमिया में काम में आती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाए प्रिल, केप्टोप्रिल, एनिलोप्रिल, रेमिप्रिल, प्रिल प्रिल प्रिल, केप्टोप्रिल, एनिलोप्रिल, रेमिप्रिल। प्रिल वाली दवाइयाँ क्या बोले, एसी इनहिबिटर है। अब हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जो हमारे बीपी को मेंटेन करता है, उसको बोलते हैं रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, RAAS, रास। रास क्या होता है, तो हमारी बॉडी में एक पेप्टाइड मॉलिक्यूल होता है, उसका नाम होता है एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन से बनता है क्या, एंजियोटेंसिन फर्स्ट से क्या बनता है, एंजियोटेंसिन सेकंड, और सेकंड क्या करता है, तो सेकंड के दो काम है। पहला तो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा तो वासो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, दूसरा होता है एल्डोस्टेरॉन के रिलीज को बढ़ाता है। अब एल्डोस्टेरॉन ज्यादा हो जाएगा तो सीधी सी बात है किडनी में जाकर क्या करेगा, वो किडनी से सोडियम का रिटेंशन करवा लेगा, सोडियम को रोक लेगा, पानी को रोकेगा। मतलब ओवरऑल देखे जाए तो पूरा सिस्टम हमारे बीपी को क्या कर रहा है, मेंटेन करके रख रहा है, मतलब बढ़ा के रख रहा है, ठीक है, मेंटेन करके रख। अब किसी कारण किसी का बीपी बढ़ा है तो उसको और बढ़ा रहा है। यदि हमको बीपी को कम करना है तो इस सिस्टम के काम को रोके, रास को रोक दे। कैसे रोके, तो दो केमिकल मिलेगा, एक तो होता है यहाँ पर रेनिन, कहाँ से रिलीज होता है, किडनी से, ठीक है। दूसरा होता है ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, लंग्स में बात करें वहां पर, ठीक है। तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम और रेनिन। अब ड्रग जाकर दे रेनिन को इनहिबिट कर दे तो यहाँ आ जाएगा अलास्कारिन। अलास्कारिन जो होता है वो क्या करता है, रेनिन इनहिबिटर है, फर्स्ट नहीं बनेगा, सेकंड नहीं बनेगा, बीपी कम हो जाएगा। और ACE इनहिबिटर, AC इनहिबिटर, ठीक है। AC इनहिबिटर ये कौन सी दवाइयाँ, प्रिल वाली सारी दवाइयाँ यहाँ काम करती, कौन सी,
प्रिल वाले, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल यहाँ काम करेगी। अब सेकंड नहीं बनेगा तो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगी तो क्या हो जाएगी, वो डायलेट हो जाएगी, एल्डोस्टेरोन कम हो जाएगा तो सोडियम बॉडी से निकल जाएगा और बीपी कम हो जाएगा। तो प्रिल वाली दवाइयां कहाँ काम करती है, इनिबिट एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, इनिबिट कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट इनटू सेकंड और बीपी को कम करने के काम में आती है। अब दूसरा आता है एंजियोटेंसिन सेकंड ब्लॉकर या एंटागोनिस्ट, है ना, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एआरबीएस भी बोलते हैं उसको, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। एंजियोटेंसिन सेकंड जो होगा किसी रिसेप्टर पे जाके जुड़ेगा, देखिए रिसेप्टर होता है उसका नाम AT1, AT1 इससे जुड़ेगा। अब यहाँ पर एंजियोटेंसिन सेकंड ने जुड़ना था, जबकि कौन जाकर बैठ गए, यहाँ पर ड्रग जाकर बैठ गई, तो एंजियोटेंसिन सेकंड अपना असर नहीं दिखा पाएगा तो बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं ARBS, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागोनिस्ट, जो एंजियोटेंसिन सेकंड के काम को एंटागोनाइज करे, रोके। दिन के लास्ट में क्या लगा रहेगा, सार्टन, लो सार्टन, उसके अलावा टेलमेसार्टन और इर्वेसार्टन, कैंडीसार्टन। तो सार्टन 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 काय की दवाई है, बोले बीपी कम करने की दवाई है, एंटी हाइपरटेंसिव। अब ये स्टाटिन्स, स्टाटिन्स कौन से, एटरवास्टाटिन, सिम्वास्टाटिन, लोवास्टाटिन, फ्लुवास्टाटिन्स, स्टाटिन्स कौन से हैं, स्टाटिन्स। स्टाटिन्स क्या होते हैं, बोले HMG कोए रिडक्टेज, ये एंजाइम का नाम इतना बड़ा, HMG कोए रिडक्टेज, एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। ये एंजाइम जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्या होता है, कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस। कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो LDL भी बॉडी में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यदि इस एंजाइम को इनहिबिट कर दोगे तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल LDL का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो स्टाटिन्स क्या काम है, पोटेंट LDL रिड्यूसर है। स्टाटिन्स क्या है, पोटेंट LDL रिड्यूसर, LDL के लेवल को कम करते, जो बेड कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जो जिसके कारण ब्लॉकेज होते हैं। तो स्टाटिन सारे, एटरवास्टाटिन, सिम्वास्टाटिन, लोवास्टाटिन, फ्लुवास्टाटिन, ये सारे के सारे क्या करते हैं, बोले HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं। ठीक है, तो इनके नाम में स्टाटिन्स लगा देते हैं, HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर्स भी कहते हैं। क्या काम में आता है, एंटी हाइपरलिपिडेमिक, एंटी हाइपरलिपिडेमिक, बढ़े हुए लिपिड लेवल को कम करने वाली दवाइयां। ठीक है, फिर आ जाओ ग्लिटाजोन, रोसीग्लिटाजोन, प्लाग्लिटाजोन, टोरग्लिटाजोन। फिर आता है ना ग्लिमेपेराइड, ग्लाइकाजाइड, ना ग्लाइमेपेराइड, ग्लाइबेंकामेट, तो ग्लाई ग्लाई ग्लाई, ग्लिटाजोन, और आ जाओ ग्लिप्टिन, सेटाग्लिप्टिन, सेक्साग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन। तो ग्लिप्टिन, ग्लिमेपेराइड, ग्लाइकाजाइड, ग्लाइमेपेराइड, ठीक है, तो ग्लाई 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 और ग्लिटाजोन, रोसीग्लिटाजोन, प्लाग्लिटाजोन, टोरग्लिटाजोन। तो ग्लिटाजोन, ग्लिप्टिन और ग्लाइमेपेराइड, ग्लाइक्लाजाइड, तो ग्लाई ग्लाई ग्लाई। अब सब में कॉमन क्या दिख रहा है, जी, क्या दिख रहा है, जी। तो ग्लिटाजोन सारे जी वाली, फिर वाले ग्लाई और ग्लिप्टिन्स। तो ग्लिप्टिन, ग्लिटाजोन या ग्लाई वर्ड वाली दवाएं जो होती, ग्लाई जी फॉर शुगर, तो ये क्या है, एंटी डायबिटिक है। क्या है, शुगर को कम करने वाली दवाइयां। ठीक है, तो ग्लिप्टा, ग्लिप्टिन या ग्लिटाजोन ऐसा कई वर्ड दिख रहा है, मतलब शुगर कम करने की दवाइयां। ठीक है, तो सार्टन और ग्लिटाजोन्स। ठीक है, चलो फिर आ जाओ नेक्स्ट, इसमें थायाजाइड्स। थायाजाइड डाययूरेटिक्स होते हैं, यूरिन के आउटपुट, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, क्लोरथायाजाइड, बेनथायाजाइड, यूरिन के आउटपुट को बढ़ाते हैं। यूरिन के आउटपुट को बढ़ाते से क्या फायदा होगा, एक तो बीपी कम हो जाता है, दूसरा फायदा होता है एडेमा में, स्वेलिंग, बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल के खास करके काम में आते हैं, मतलब यूरिन के आउटपुट को बढ़ाते हैं। और जितने भी थायराइड डायरेटिक है इनका साइड इफेक्ट होता है, ये जो होता है हाइपोकेलेमिया कॉज करते हैं, हाइपोकेलेमिया, केलेमिया, हाइपो के फॉर पोटेशियम, बॉडी में पोटेशियम की कमी हो जाती है, इसलिए जब भी थायराइड डायरेटिक किसी को देते हैं तो साथ में पोटेशियम साल्ट देना चाहिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन। फिर आ जा कॉब्जिब, सेलेकॉब्जिब, रोपेकॉब्जिब, वेल्डिकॉब्जिब, इटोरिकॉब्जिब, कॉब्जिब कॉब्जिब कॉब्जिब, ये क्या है, एनसेट्स है। क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है पर सिलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर है, सिलेक्टिव कॉक्स2 इनहिबिटर। अब कैसे दर्द बुखार सूजन की दवाइयां कैसे काम करती है, तो फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड से क्या बनता है, अरेचिडोनिक एसिड, अरेचिडोनिक एसिड, अरेचिडोनिक एसिड से क्या बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन। और प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, इन्फ्लामेशन कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो एंजाइम थे, कौन से, कॉक्स1 और कॉक्स2, इनको इनहिबिट कर देगी ड्रग, जाकर इनको इनहिबिट कर देगी तो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो स्वेलिंग कम हो जाएगी। बट जो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर थे, नॉन सिलेक्टिव एस्पिरिन, डाइक्लोफिनेक वगैरह, वो सब क्या करते हैं, दोनों को इनहिबिट कर देते, तो कॉक्स1 तो अच्छा होता है ना,
ये हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोजा के लिए जरूरी है। अब कॉक्स 1 को भी इनहिबिट कर दोगे तो पेट में छाले हो जाते थे, तो वो बहुत सारी दवाएं पेट में छाले करती है, बट कुछ होती जो केवल 2 को इनहिबिट करती, 1 को इनहिबिट नहीं करती। उनके लास्ट में क्या मिलेगा, कॉक्सिब या कॉक्स बी, याद कर लो, बी फॉर सेकंड वाला, ऐसा है ना। दोनों को इनहिबिट करे तो नॉन सिलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, जो केवल 2 को इनहिबिट करे उसको बोलते हैं सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर। तो कॉब्जिब, सेलेकॉब्जिब, रोपेकॉब्जिब, वेल्डिकॉब्जिब, कॉब्जिब सिलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर है। ये बॉडी में अल्सर नहीं करेंगे, मतलब गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज नहीं करेंगे, अच्छे मतलब लेस गैस्ट्रिक इरिटेंट है, ऐसा बोल दो, है ना, गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं करते, ठीक है, बट कार्डियक प्रॉब्लम होती है इनसे भी, ठीक है। चलो अगला इसमें केन, लिग्नोकेन, प्रोकेन, बेंजोकेन, टेट्राकेन क्या लोकल एनास्थेटिक है, लॉस ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं इन एप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन ना। केन, लिग्नोकेन, प्रोकेन, बेंजोकेन, टेट्राकेन, केन केन केन, ठीक है। क्या कैसे काम करते हैं, तो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्लॉकर है, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल ब्लॉकर है। और क्या करते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन, जिस ऑर्गन पे जहां अप्लाई करोगे, ठीक है, तो यहां से नर्व ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो लॉस ऑफ सेंसेशन प्रोड्यूस करेगा। और इनके साथ में लिग्नोकेन के साथ में एड्रेनालिन दे दिया साथ में, तो और थोड़ा सा प्रोलॉन्गेशन ऑफ एक्शन, मतलब लोकल एनास्थेटिक जो होगा वो लोकलाइज ही रहेगा, यहाँ से दूसरी जगह नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं केन वाली दवा, लिग्नोकेन, प्रोकेन, बेंजोकेन, टेट्राकेन वगैरह, ठीक है। चलो फिर आते टिडीन, कौन कौन सी टिडीन हो गई, रेनिटिडीन, इसके अलावा साइमेटिडीन और फोमेटिडीन। तो टिडीन ये सब क्या है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी में आएंगे, एंटी अल्सर वाली में भी आएंगे। ये एसिड सिक्रेशन को कम करते हैं। हमारे जो पेट में एसिड सिक्रेट होता है उसके अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं। पहला तरीका मान लो आप, यहाँ पर होता है H2 रिसेप्टर, यहाँ पर H2 रिसेप्टर पर यदि हिस्टामिन जुड़ेगा तो हिस्टामिन के कारण एसिड सिक्रेट होगा, ठीक है। दूसरा एक सिस्टम होता है PPI, प्रोटॉन पंप होता है, क्या होता है, प्रोटॉन पंप, एक मिनट, ठीक है। दूसरा होता है क्या, प्रोटॉन पंप, ठीक है, 1 मिनट, पता नहीं क्या हो रहा है, चलो ठीक है। तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ठीक है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर क्या करते हैं, H2 रिसेप्टर जाकर ड्रग बैठ जाएगी, हिस्टामिन को जुड़ने नहीं देगी, और क्या हो जाएगा, यहां पर कौन बैठ गई, एक मिनट, फैन ऑन करना पड़ेगा, रुको एक मिनट, ठीक है, कोई नहीं, थोड़ी देर में हो जाएगा और चलो। तो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, यहाँ पर कौन बैठ गया, ड्रग आकर बैठ गई, ठीक है। तो हिस्टामिन जुड़ नहीं पाएगा तो एसिड सिक्रेशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इनके लास्ट में टिडीन लगा रहता है। दूसरा आता है PPIS, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो प्रोटॉन पंप को इनहिबिट कर दिया तो यहाँ से एसिड का रिलीज होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इनको शॉर्टकट हम क्या बोलते हैं, PPIS भी बोलते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो क्या लगा देंगे ना, प्राजोल, पेंटाप्रोजोल, रेबिप्राजोल, है ना, ओमेप्राजोल, ठीक है, प्राजोल एसिड सिक्रेशन को कम करने वाली दवाइयाँ हैं, ठीक है, एसिडिटी को कम, एंटी अल्सर ड्रग भी बोल सकते हैं ना। तो टिडीन लग जाए, नेटिडीन, सेमिटिडीन, फोमेटिडीन, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर हो गए, और प्राजोल लग जाए, दोनों का काम होता है एसिड सिक्रेशन को कम कर रहे हैं। एट्रोपिन के कारण भी होता है, वो मस्कानिक इनहिबिटर होता है, ठीक है। चलो 5 मिनट वापस मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, फिर इसको आगे और बढ़ते हैं, ठीक है। सफिक्स प्रीफिक्स याद रखते हैं तो क्या होता है, उससे ड्रग के एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट वगैरह याद करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, ठीक है। तो सबसे पहली स्लाइड थी हमारी, किसी भी ड्रग के लास्ट में क्या लग जाए, सिलीन, तो है पेनिसिलिन है। शुरुआत में सल्फा लग गया तो सल्फोनामाइड, ठीक है। फिर फ्लॉक्सासिन, फ्लोरोक्विनोलोन, साइक्लिन लग जाए मतलब टेट्रासाइक्लिन, थ्रोमाइसिन, एजिथ्रो, इरिथ्रो, रोक्सिथो, क्लेरिथ्रो, मैक्रोलाइड, ठीक है। फिर आ जाए फ्लूरेन तो ओलेटाइल इनहेलर,
वो हमारे जनरल एनास्थेटिक। फिर केन मतलब प्रोकेन, बेंजोकेन, टेट्राकेन, लिग्नोकेन मतलब लोकल एनास्थेटिक। फिर केन के बाद आता है क्या हमारा टिडिन, सेमिटिडिन, रेंटिडिन, फोमेटिडिन, वो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। फिर ओमेप्राजोल, पेंटाप्रोल, रिविप्राजोल, वो क्या है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। फिर स्टाटिन्स, एटरवास्टाटिन, सिमवास्टाटिन है ना, फ्लुवास्टाटिन, वो सब लिपिड लोअरिंग ड्रग है। HMG कोएरिडक्टेस इनहिबिटर है। फिर ग्लिटाजोन, ग्लिप्टिन, शुगर कम करने वाली दवाइयाँ, ठीक है, और उससे उसका काम करने का तरीका और मैकेनिज्म, ठीक है। अब कुछ ट्रू फॉल्स एमसीक्यू देखते हैं, फिर बच्चा वाला लास्ट में और रिवीजन करवाता है एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन है सफिक्स प्रिल, यदि किसी ड्रग के लास्ट में प्रिल लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है, क्या इंडिकेट करती हो? प्रिल, जैसे कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल, प्रिल वाली दवाइयाँ क्या काम में, कौन सी कैटेगरी में आएगी? सबको वॉइस क्लियर है मेरी? प्रिल क्या होती है? ACE इनहिबिटर्स है ना, और सार्टन वाली जो है वो क्या है, एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर है, तो क्या है ACE इनहिबिटर है। बीटा ब्लॉकर में तो ओलोल लगा रहेगा, ओल। डायरेटिक्स अलग है, ARBS एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, इसमें सार्टन लगा रहता है ना, टेलमेसार्टन, लोसार्टन, इल्बेसार्टन, तो ACE इनहिबिटर्स है, बीपी कम करने की दवा है। फिर ड्रग्स एंडिंग विथ ओलोल, ओल क्या है, ओलोल, एटेनालोल, मेटाप्रोलोल है ना, टिमोलोल, क्या काम में आती है? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंटीबायोटिक, एंटीफंगल या बीटा ब्लॉकर? चलो सबको याद होगा क्या है, बीटा ब्लॉकर है। क्या क्या काम में आती है? तो कार्डियक अरेथमिया में, अरेथमिया के अलावा एंजाइना पेक्टोरिस में, और एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है। सार्टन, हाँ, टेलमेसार्टन और लोसार्टन, इल्बेसार्टन, कैंडिसार्टन वाली दवाइयाँ क्या काम में आती है? कौन सी गई ना, स्टाटिन से, ARBS है, फिर डायरेटिक्स या नाइट्रेट्स है। एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन के काम को रोकने वाली दवाइयाँ क्या करती, बोले बीपी कम करती, क्या करती है, ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयाँ हैं, ठीक है। फिर चलो कुछ ट्रू फॉल्स है। द सफिक्स फ्लॉक्सासिन, फ्लॉक्सासिन यूज फॉर फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक, फ्लॉक्सा में फ्लोरोक्विनोलोन एंटीबायोटिक है ना, एंटीबैक्टीरियल, सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल है, तो क्या है ये ट्रू है ना, जैसे लियोफ्लॉक्सासिन, गाटीफ्लॉक्सासिन, नारफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन। सेकंड वीर, रेमडेसिविर है ना, रिटोनावीर, लोपेनावीर, फेविपायरावीर, वीर क्या है, एंटीवायरल है। फिर मैब, ये नहीं सुना, टोस्लिजुमैब तो सुना कोविड में, इटोलिजुमैब, टोस्लिजुमैब। मैब जो होता है क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक के लिए वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। फिर सफिक्स पाम, पाम और लाम, जैसे डाइजिपाम, क्लोनाजिपाम, मिडाजोलम, अल्प्राजोलम, तो पाम लाम किस में लगा रहता है, बेंजोडाइजापिन्स के अंदर, ये भी ट्रू है। तो सफिक्स प्राजोल यूज फॉर H2 ब्लॉकर। फिफ्थ क्या है, ट्रू और फॉल्स? फिफ्थ फॉल्स है, बहुत बढ़िया। प्राजोल जो होता है ना वो PPIS में लगा रहता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में। यहाँ क्या लिख दिया, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। H2 में तो क्या लगा रहता है, टिडीन होता है, सेमिटिडीन है ना, टाइडिन लगा रहेगा, ठीक है। फिफ्थ ध्यान रखा, फिफ्थ फॉल्स है। वो H2 रिसेप्टर ब्लॉकर जो होते हैं ना उसमें तो टिडीन लगा रहता है, इसमें प्राजोल होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के अंदर। यहाँ क्या लिख दिया, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर लिख दिया। फिर सेफ और CEPA सेपोलोस्पोरिन्स के लिए यूज करते हैं, ये भी ट्रू है। फिर सेट्रॉन, ये नहीं सुना, ओंडेसेट्रॉन सुना है ना, क्या काम में आता है, एंटीमेटिक, उल्टी को कम करने वाली दवाइयाँ होता है, 5-HT3 एंटागोनिस्ट है। अभी MCQ और मैं करवा रहा हूँ आपको, एप्लीकेशन पे बहुत सारे MCQ मिल जाएंगे ना, रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह, तो एप्लीकेशन डाउनलोड करना जिन्होंने नहीं किया है। स्टाटिन्स, ड्रग्स आर यूज्ड टू ट्रीट, क्या काम में आते हैं स्टाटिन्स, डायबिटीज को ठीक करने के लिए, बीपी कम करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, अस्थमा के लिए। स्टाटिन्स, एटरवास्टाटिन, सिमवास्टाटिन, लोवास्टाटिन, फ्लुवास्टाटिन्स लिपिड लोअरिंग ड्रग है, HMG
कोए रिडक्टेज इनिबिटर है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को रोकते हैं, और पोटेंट एलडीएल रिड्यूसर है। एजोल, कीटेकोनाजोल, इट्रेकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल है ना, क्लोट्रिमाजोल यूज फॉर वायरल में तो वीर वगैरह मिलेगा आपको, क्या काम में आता है ये, एंटी फंगल है ना, ये भी सबको पता होगा वैसे। वीर अभी पढ़ा है मैंने, क्या काम में आती हो, एंटीवायरल ना, वीर, रिटनावीर, लोपिनावीर, फेविपायरावीर, रेमडेसिवीर। चलो थोड़ा सा और एक्सरसाइज हो जाएगा। एजोल कहाँ लगा रहता है, कौन से ड्रग के नाम में लगा रहता है, एंटी फंगल। वीर अभी पढ़ा क्या है, एंटी वायरल। फ्लॉक्सासिन, एफ क्या है, फ्लोरोक्विनोलोन, गार्टिन, मॉक्सिन आर वगैरह ना, सिप्रोसिलिन, सिलिन क्या है, पेनिसिलिन्स, ठीक है, और साइक्लिन क्या होते हैं, टेट्रासाइक्लिन। अब सिलिन में कंफ्यूज मत होना, पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन वी भी है ना। चलो ठीक है, ये ट्रिक से यदि याद कर लिया तो फार्मासिस्ट वगैरह इनमें भी सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी ना। ड्रग इंस्पेक्टर में ड्रग्स एंडिंग विद मैब अभी पढ़ा ना, इटोलिजुमैब, टोस्लिजुमैब, कोविड में सुने ना, क्या है वो, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स, मोनोक्लोनल एंटीबायोटिक्स है। प्राजोल ड्रग बिलोंग टू H2 ब्लॉकर, एंटीबायोटिक, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर, एंटीमेटिक, अभी तो पढ़ा था क्या। रेविप्राजोल, ओमेप्राजोल, पेंटाप्रोजोल क्या है, PPIS है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ना, एसिड सिक्रेशन को ये भी कम करेंगे। टिडीन, रेनिटिडीन, सेमेटिडीन, फॉर्मेटिडीन, ये क्या काम में आता है, H2 रिसेप्टर ब्लॉकर है ना, हिस्टामिन इंड्यूस्ड एसिड सिक्रेशन को रोकने के काम में आती है। चलो वापस कुछ ट्रू फॉल्स है। प्रिल, प्रिल कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल एसी इनहिबिटर में लगाते हैं, हाँ ट्रू। सफिक्स ओलोल इंडिकेट बीटा ब्लॉकर, ओल बीटा ब्लॉकर में लगाते हैं ना, एटेनल मेटर। सार्टन यूज फॉर एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर, नहीं, हाँ कि हाँ, टेलमेसार्टन, लोसार्टन, इल्वेसार्टन, कैंडीसार्टन, सार्टन सब क्या आते हैं, एंजियोटेंसिन सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर है ना, ARBs। फिर डिपेन किस में लगता है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में, ठीक है। फिर स्टाटिन, डिनोट HMG कोरेटिक लिपिड लोअरिंग ड्रग है ना। फिर सफिक्स एजोल एंटी फंगल में यूज करते, कीटेकोनाजोल, इट्रेकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल। फिर माइसिन, मिसिन कहाँ मिलेगा आपको, एंटी फंगल में, नहीं, वो तो अमाइनो ग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में होता है। और सिलिन पेनिसिलिन के लिए लगाते हैं। और लास्ट है साइक्लिन, किसके लिए यूज करते हैं हम, टेट्रासाइक्लिन के लिए, है ना, ये भी ट्रू है। CPACF, सेफेलोथेन, सेफेलोरिडीन, सेफेपाइन, सेफेपेरोन, सेफेक्सिम, क्या है सभी, सेफेलोस्पोरिन है, क्या है, सेफेलोस्पोरिन, ठीक है। फिर है सेट्रॉन, ओंडेसेट्रॉन, क्या काम में आता है, 5-HT3 ना, 5-HT3 ना, इनहिबिटर है, मतलब एंटागोनिस्ट या ब्लॉकर बोल दो। 5-HT3 एंटीमेटिक, उल्टी को कम करने की दवाई है वो। फिर तो कुछ मेज द कॉलम है। प्रिल किस में लगाते हैं हम, ACE इनहिबिटर, कैप्टोप्रिल, रेमिप्रिल। फिर सार्टन, ARBs एंजियोटेंसिन है ना, सेकंड रिसेप्टर ब्लॉकर। ओलोल क्या है, बीटा ब्लॉकर। फिर है ना, स्टाटिन, HMG कोए रिडक्टेज इनहिबिटर, मतलब लिपिड को कम करने वाली दवाइयाँ। और डिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एम्लोडिपिन, निपेडिपिन, फेलोडिपिन। और स्टाटिन में एटोरवास्टाटिन, सिम्वास्टाटिन आ जाएंगे। ये घर पे वन वर्ड याद रखना, गाबा वगैरह, इनका थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा, फिर बाद में इसको डिटेल में और समझा दूंगा, ठीक है। तो फुल फॉर्म आ जाता है कुछ एग्जाम में, आए इस्केमिक हार्ट डिसीज, गाबा, ठीक है, पाबा वगैरह क्या होता है, ठीक है। ये घर पे पढ़ने के लिए नोट्स में आपको सब मिल जाएगा। ये
फिर कोई ड्रग के क्या सोर्स पूछते हैं, मार्फिन किससे मिलता है, रिजरपाइन किससे, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिस, स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस। पेनिसिलिन किससे मिलता है, पेनिसिलिन क्राइसोजेनम नोटेटम से मिलता है, ठीक है। एम्पोटेसिन बी, स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडासस, स्ट्रेप्टोमाइसिस नॉर्सीथ, इनके क्या करते हैं एग्जाम में फुल फॉर्म, ये कोलेम्फिकल ऑफ सिंथेटिक बनता है, पहले स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुले से मिलता था, तो किसी एक या दो ड्रग का सोर्स जरूर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट सिंड्रोम है, एडवर्स इफेक्ट, रे सिंड्रोम, जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन है उसमें आपने एस्प्रिन दे दिया बच्चों में, खास करके टीनेजर में, तो उसको उसके कारण रे सिंड्रोम हो जाए, कंफ्यूजन, कोमा वगैरह की प्रॉब्लम है। ग्रे बेबी सिंड्रोम, छोटे बच्चों को प्रेगनेंसी में दिया तो ग्रे बेबी सिंड्रोम है, क्लोरेम्फेनिकल कारण। सल्फोनामाइड का भी मैंने पढ़ा था, एसजे सिंड्रोम, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम। फिर कॉर्टिसोन जब ज़्यादा रिलीज हो, है ना, हमारे एड्रिनल ग्लैंड ज़्यादा काम करें तो उसको बोलते हैं कजिंग सिंड्रोम, कम काम उसको एडिसन डिसीज बोलते हैं। B6 की कमी हो जाती है, टीबी की दवा आयनेच आइसोनियाजेड, तो B6 की क्या हो जाती है, इसमें डेफिशिएंसी हो जाती है, उसके कारण हमको पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन अमाइनोग्लाइकोसाइड, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या था, नैनो, कान, किडनी, है ना, एलर्जी, है ना, नेप्रोटॉक्सिटी, एलर्जी, न्यूरोमस्कुलर ऑटोटॉक्सिटी। पेनिसिलिन का मेजर एडवर्स इफेक्ट मोस्ट कॉमन था हाइपरसेंसिटिविटी, इंसुलिन क्या करता है, शुगर कम करता है। वारफेरिन ब्लड पतला करने की दवाई, ज़्यादा दो हेमरेजिक कंडीशन। और मार्फिन ये भी पूछ लेता है क्या, सीवियर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हायर डोज में ले लिया तो। ओपाइड्स का मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है। चलो बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा, कुछ रीजनिंग वगैरह है तो उसमें कवर कर लेंगे। कोई क्वेश्चन हो किसी का तो पूछ लो, बाकी लेफ्ट हो सकता है। थैंक यू सो मच। कोई डाउट है किसी का? हाँ ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं।